बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेलुलोज सिंथेसिस एंड कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल्स। तो आज के लेक्चर में हम जो है सेलुलोज सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे और सेल वॉल का इंट्रोडक्शन लेंगे कि सेल वॉल की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम देख लेते हैं व्हाट इज़ अ सेलुलोज एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ दे फॉर्म। ठीक है, तो हम सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर किस तरह जो है वो बनता है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेलुलोज को डिस्कस करेंगे कि आखिर सेलुलोज होती क्या है, कि व्हाट इज़ द सेलुलोज एंड हाउ द स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। सेलुलोज इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। तो सेलुलोज हम कहते हैं कि ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है प्लांट सेल वॉल्स का। तो सेलुलोज जो है ये एक स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड है। सेलुलोज जो होती है ये एक स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड होती है, यानी कि इसमें सेम रिपीटिंग मोनोमर्स मौजूद होते हैं। अब सेम रिपीटिंग मोनोमर्स कौन से होंगे, तो बीटा डी ग्लूकोज मौजूद होंगे और इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा वो 1 to 4 कार्बन होंगे, उनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा एक ग्लूकोज के 1 कार्बन के दरमियान में और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पे बॉन्ड बनता है। और वो जो बॉन्ड होता है वो हम कहते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इस तरह जो है एक सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो सेलुलोज को हम कहते हैं कि एक स्ट्रक्चरल होमोपोलीसेकेराइड होता है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। तो प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी एंड प्रिवेंटिंग द स्वेलिंग ऑफ द सेल एंड रप्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेलुलोज है ये किस तरह अपना रोल प्ले करता है कि ये प्लांट सेल वॉल को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है प्रोवाइड, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेलुलोज प्रोवाइड करती है। उसके अलावा प्लांट सिंथेसाइज मोर देन 10⁻11 मेट्रिक टन्स ऑफ सेलुलोज ईच ईयर। अगर हम हर साल देखें प्लांट कितने टन सेलुलोज जो है सिंथेसाइज करते हैं, तो वो 10⁻11 जो है इतनी अमाउंट में प्लांट सिंथेसाइज करते हैं सेलुलोज। और ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सेलुलोज एक बहुत, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है अर्थ में। ठीक है, तो सेलुलोज को हम कहते हैं कि मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड है अर्थ में। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये रिपीटिंग पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के, तो इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर पॉलीमर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बीटा 1,4 लिंक डी ग्लूकोज यूनिट। अब लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब है कि अनब्रांच्ड हैं। ठीक है, ब्रांच नहीं है, लीनियर पॉलीमर्स हैं और थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स ठीक है मिलके एक सेलुलोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक चेन बना रहे हैं। ठीक है, और फिर ये जो ग्लूकोज यूनिट है ये मिलके क्या करते हैं, एग्रीगेट साइड बाय साइड टू फॉर्म अ माइक्रोफिब्रिल। और ग्लूकोज यूनिट्स मिलके क्या बनाते हैं, एक माइक्रोफिब्रिल बना देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हाउ दे फॉर्म माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेलुलोज इज सिंथेसाइज्ड बाय सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि सेलुलोज जो है ये एक सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक इसको हम सुप्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये किस तरह सेलुलोज का स्ट्रक्चर बनता है। अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल अरेंज टू फॉर्म माइक्रोफिब्रिल्स। तो प्लांट की जो सेल वॉल है, ठीक है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप इन द पार्ट ऑफ द सेलुलोज मॉलिक्यूल्स अरेंज टू फॉर्म माइक्रोफिब्रिल्स। अगर एक प्लांट को हम देखते हैं तो उसकी सेल वॉल है, जो प्लांट सेल वॉल है उसमें सेलुलोज जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये एक प्लांट की सेल वॉल है। ठीक है, उसमें जो है ये प्लांट सेल में हम देख रहे हैं कि क्या है, ये सेलुलोज मौजूद हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन दी प्लांट सेल वॉल। अगर हम इसको देखें कि ये माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं ये किस तरह बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक सेलुलोज चेन है। ये सेलुलोज चेन जो है ये किससे मिलके बनी हुई है, ये ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनी हुई है। अब यहाँ पर देखें ये स्ट्रक्चर है एक ग्लूकोज का और ये दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसकी कार्बन नंबर 1 पर और इसकी कार्बन नंबर जो है 4 पर, ये कार्बन नंबर 4 है और वो कार्बन नंबर 1 है।
ठीक है, इनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं बीटा 1 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उससे पहले जो हमने स्टार्च को डिस्कस किया उसमें हमने अल्फ़ा की बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बीटा की। तो बीटा 1,4 बॉन्ड इनके दरमियान में मौजूद है और इस तरह जो है एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और इसको सेलुलोज का स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है इस तरह मिलके क्या बना देते हैं, एक माइक्रोफिब्रिल जो है ये बना देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एक माइक्रोफिब्रिल जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, मैनी माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सेलुलोज फाइबर। बहुत माइक्रोफिब्रिल्स मिल के एक सेलुलोज फाइबर बना देते हैं। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ जो है वो क्या है 5 टू, इसकी विड्थ कितनी है 5 टू 12 नैनोमीटर है। उसके अलावा इसमें कितने इंडिविजुअली अगर देखें माइक्रोफिब्रिल्स कितनी इसकी चेन में इंडिविजुअली देखें कितनी माइक्रोफिब्रिल्स हैं, तो इट कंटेन 20 to 40 इन इंडिविजुअल चेन। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये हमने देख लिया है कि किस तरह सेलुलोज का स्ट्रक्चर जो है बनता है। सेलुलोज जो है फाइबर हम कहते हैं कि ये सेलुलोज फाइबर्स को माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। और ये माइक्रोफिब्रिल्स कैसे बनते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के यूनिट्स मिलते हैं और फिर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम सेलुलोज फाइबर कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सेलुलोज सिंथेज एंड माइक्रोफिब्रिल्स फॉर्मेशन, आखिर ये माइक्रोफिब्रिल्स की फॉर्मेशन होती कैसे है, तो इसको भी अब हम स्टडी कर लेते हैं। माइक्रोफिब्रिल्स की फॉर्मेशन, पहले तो हमने सेलुलोज फाइबर को डिस्कस कर लिया है कि इसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब ये माइक्रोफिब्रिल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हमने यूडीपी ग्लूकोज की बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। हमने जब सुक्रोज सिंथेसिस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने यूडीपी ग्लूकोज को डिस्कस किया था कि यूडीपी ग्लूकोज जो है, अब वो जो यूडीपी ग्लूकोज हमने बनाया था जिससे यूडीपी ग्लूकोज की मदद से सुक्रोज बनता है साइटोसोल में, अब वहाँ पर जो यूडीपी ग्लूकोज मौजूद है वो इस्तेमाल होगा सेलुलोज की सिंथेसिस में। ठीक है, तो सेलुलोज सिंथेसिस इज जनरेटेड फ्रॉम द सुक्रोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब वो जो सुक्रोज जो है यूडीपी के साथ मिलता है। अब यूडीपी ग्लूकोज बना कैसे था, सुक्रोज जो है वो यूडीपी के साथ मिलता है तो यूडीपी ग्लूकोज बना देता है और फ्रुक्टोज बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ग्लूकोज इज अल्फा लिंक्ड टू द न्यूक्लियोटाइड बट इन द प्रोडक्ट सेलुलोज ग्लूकोज रेजिड्यूज आर बीटा 1,4 लिंक्ड। अब इसको हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर है सेलुलोज सिंथेसिस है ये किस तरह है। इसको भी हम साथ साथ हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइटोसोल की बात करें। अब यहाँ पे ये सेलुलोज सिंथेज भी मौजूद होता है। अब यहाँ पर ये सुक्रोज सिंथेज मौजूद है। ठीक है, अब ये जो सुक्रोज सिंथेज है ये क्या करता है, ये यहाँ पर यूडीपी, इसकी वजह से क्या होगा कि यूडीपी और सुक्रोज मिलते हैं, ये कंबाइन होंगे। सुक्रोज सिंथेज की मदद से यूडीपी और सुक्रोज कंबाइन होंगे और ये क्या बना देंगे, यूडीपी ग्लूकोज बना देंगे। फिर यूडीपी ग्लूकोज के बाद आगे हम कहते हैं कि फ्रुक्टोज भी जो है वो बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ये कैटालिटिक सब यूनिट भी मौजूद है। अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है ये इस चेन के साथ, ये यूडीपी जो है इसका ये जो ग्लूकोज है ये यूडीपी नहीं सिर्फ ग्लूकोज इस साथ चेन के साथ जाकर अटैच होता जाएगा यूडीपी की मदद से। फिर नेक्स्ट में भी ग्लूकोज जो है वो इस यूडीपी की मदद से यहाँ पर जाकर अटैच होगा, फिर थर्ड पे भी इसी तरह होगा, तो ये एक चेन बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये माइक्रोफिब्रिल की फॉर्मेशन हो गई है। अब कैटालिटिक सब यूनिट की अगर बात करें, अब यहाँ पे कैटालिटिक सब यूनिट क्या काम करता है कि ये जो यूडीपी है ये ग्लूकोज के साथ जो अटैच हुआ है, ये यूडीपी ग्लूकोज जो इकट्ठे हैं, अब कैटालिटिक सब यूनिट का काम क्या है कि ये यूडीपी से इस ग्लूकोज को इस चेन के साथ मिला देगा। ठीक है, ये ग्लूकोज जो है ये इस चेन के साथ मिल जा रहा है यूडीपी से, तो इसको हम कहते हैं कि ये कैटालिटिक सब यूनिट ये काम करता है। ये सारा काम साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये लॉन्ग चेन ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स आर फॉर्म। ठीक है, इस कैटालिटिक सब यूनिट की मदद से कि यूडीपी से ग्लूकोज हट जाती है और यहाँ पर इसके साथ कंबाइन हो जाती है, फिर इस यहाँ पर जाके एक लॉन्ग चेन जो है वो बन जाती है। अब यूडीपी जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। यूडीपी जो है ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसको हम कहते हैं कि ये अल्फा लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड है। यूडीपी जो है ये आपने एक बात याद रखनी है कि यूडीपी जो है ये अल्फा लिंक्ड न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है सेलुलोज जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट बन रही है, उसमें ग्लूकोज जो रेजिड्यूज हैं, जो ग्लूकोज यहाँ पर इसके साथ अटैच होगी वो बीटा लिंक्ड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर यूडीपी जो है ये क्या है, ये एक अल्फा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो इस अल्फा लिंक्ड यूडीपी के साथ
मिलती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है, सेलुलोज बनते हैं, वो क्या है, वो यहाँ पर बीटा है, ठीक है, ये बीटा सेलुलोज होगी, बीटा 1 फॉर लिंक ग्लूकोज, इसलिए हम इसको कहते हैं। अब इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 36 सेलुलोज स्ट्रैंड्स इनटू द माइक्रोफिब्रिल्स। अब क्या होता है कि ये जो 36 सेलुलोज के स्ट्रैंड्स बनते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 36 जो हैं सेलुलोज के स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं, ठीक है, ये कंबाइन होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं और माइक्रोफिब्रिल्स जो हैं वो बना देते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ये जो, इसको हम क्या कहते हैं, इन कॉम्प्लेक्स को हम पार्टिकल रोजेट्स या फिर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लार्ज ऑर्डर्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड पर्टिकुलर रोजेट्स आर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस एंड एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बने हैं इसको हम पर्टिकुलर रोजेट्स या टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। These structures contain many units of cellulose synthase, the enzymes that synthesize the individual beta-glucans that make up the microfibril। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया है सेलुलोज सिंथेज, ठीक है, ये जो सेलुलोज सिंथेज है इसमें ये स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि किस एंजाइम की, हमने कहा कि ये एंजाइम्स की मदद से सिंथेसाइज होते हैं। तो ये क्या है कि ये जो बन रहा है, जो वो माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे हैं, इस चेन को हम कह रहे हैं कि ये बीटा डी ग्लूकन की चेन बन जाती है, इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकन्स को, कि डैट मेकअप दी माइक्रोफिब्रिल्स। तो ये अब ये जो ग्लूकन्स क्या है, ये ग्लूकन्स जो है ये पॉलीमर होते हैं किसके, ग्लूकोज के। तो ग्लूकन्स हम कहते हैं पॉलीमर ऑफ द ग्लूकोज। तो उन बीटा डी ग्लूकोज की मदद से वो बीटा डी ग्लूकोज कंबाइन हो जाते हैं और एक ग्लूकन्स बना देते हैं, ठीक है। तो वो क्या, ग्लूकन जब बन जाते हैं, ग्लूकॉन्स जो है वो एक चेन जो बना रहे हैं और इस चेन को हम कह रहे हैं कि माइक्रोफिब्रिल जो है वो कहला रही है। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सेलुलोज का, इसको भी हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास सेल वॉल है, सेल वॉल में हम कह रहे हैं सेलुलोज मौजूद है, सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये, ठीक है। यहाँ पे इसकी अगर विड्थ की बात करें तो ये 4 नैनोमीटर इसकी विड्थ है। अब यहाँ पर कुछ क्रिस्टलाइन डोमेन्स मौजूद हैं, ये क्या है, ये क्रिस्टलाइन डोमेन्स मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ हेमी सेलुलोज भी मौजूद हैं, ठीक है। कुछ हम कह रहे हैं हेमी सेलुलोज भी मौजूद होते हैं। कुछ हमने बात की क्रिस्टलाइन डोमेन्स मौजूद हैं, कुछ हेमी सेलुलोज भी मौजूद हैं। अब हेमी सेलुलोज जो है इस तरह हम कह रहे हैं, हेमी सेलुलोज क्या है कि ये स्मॉलर ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड से मिलके बने होते हैं। तो सेलुलोज हम कहते हैं कि लॉन्ग अनब्रांच्ड होते हैं, जो कि ग्लूकोज के मिलने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की मदद से सेलुलोज बनता है। जबकि हेमी सेलुलोज जो है ये स्मॉलर ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कैन बी मेड बाय डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स। अब क्रिस्टलाइन डोमेन्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन डोमेन्स में क्या होता है कि डेफिनेट शेप होती है। यहाँ पे देखें आपको एक डेफिनेट शेप नज़र आ रही है, एक डेफिनेट शेप नज़र आ रही है, जिसको क्रिस्टलाइन डोमेन कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ अमॉर्फस रीजन भी मौजूद होते हैं। ये जो है ये क्या है, ये मैं इसको ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, अमॉर्फस रीजन, ठीक है। अमॉर्फस रीजन भी मौजूद होते हैं, ये मैंने एम से अमॉर्फस रीजन को शो किया है। यहाँ पर ये अमॉर्फस रीजन भी होता है। अमॉर्फस रीजन हम कहते हैं कि कोई कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, डिफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इसको हम अमॉर्फस रीजन कहते हैं कि कुछ क्रिस्टलाइन डोमेन्स भी होती हैं, कुछ अमॉर्फस रीजन्स भी होते हैं। और यहाँ पर ये एक चेन है जिसको अल्फा नहीं 1,4 बीटा ग्लूकन चेन बोल रहे हैं, जो ग्लूकोज के मिलने से ये चेन जो है वो बनी थी। अब ये चेन को अगर हम ओपन करके देख ले तो ये इस तरह की चेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, ये 1 है और ये 4, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और इस तरह ये मिलते जाते हैं और एक चेन बनती जाती है, एक माइक्रोफिब्रिल बनते जाते हैं, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे कह रहे हैं सेलोबायोस। सेलोबायोस किसको कहते हैं, सेलोबायोस कहा जाता है कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल, यानी कि बीटा ग्लूकोज मालिक्यूल्स कंडेंस होते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और इसको हम सेलोबायोस कहते हैं। और यहाँ इस तरह ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, किसकी मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी कि एक जो चेन है वो दूसरी के साथ मिली हुई होती है और उनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मौजूद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सेलुलोज, और हमने सेलुलोज की सिंथेसिस भी देख लिया है कि किस तरह माइक्रोफिब्रिल जो हैं वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल की। हमने सेल वॉल में सेलुलोज को तो डिस्कस कर लिया है, अब हम
प्लांट सेल वॉल को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल होती है, लेकिन आपकी कोर्स आउटलाइन में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल को डिस्कस किया गया है, तो उसको हम प्राइमरी सेल वॉल को ही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सेल वॉल की कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि सेल वॉल इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ठीक है, तो सेल वॉल हम कहते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट होती है, इट डिटरमाइन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो प्लांट स्ट्रक्चर की है उसको डिटरमाइन करती है। उसके अलावा ये ग्लू सेल टुगेदर का क्या मतलब है कि दो सेल्स हैं उनके दरमियान में एक स्टिकी मटेरियल मौजूद होता है, पेक्टिन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास दो सेल्स हैं, अब उसके दरमियान में ये जो स्टिकी मटेरियल है ये मौजूद है, ये इन दोनों को बिल्कुल ऐसे जैसे चिपकाएगा। ठीक है, चिपका के रखेगा इन दोनों सेल्स को। तो ये जो स्टिकी मटेरियल है ये पेक्टिन कहलाता है और इसमें कुछ कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ग्लू का भी काम करता है कि ये सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। उसके अलावा ये इट एक्ट्स एज अ सेलुलर एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये सेल की आउटर लेयर पे मौजूद होती है इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्ट करती है एज अ सेलुलर एक्सोस्केलेटन। उसके अलावा इट कंट्रोल्स सेल शेप एंड अलाउज हाई प्रेशर टू डेवलप। अब क्या होता है कि ये जो हाई प्रेशर होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करती है, सेल की शेप को भी कंट्रोल करती है। कि समटाइम्स ऐसा होता है उसमें प्रेशर होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह जो है उसको डिटरमाइन करती है कि सेल जो है वो बर्स्ट ना हो जाए, बाहर से कुछ प्रेशर्स की वजह से सेल वॉल के बर्स्ट होने का ख़तरा होता है, तो उसको ये मेनटेन रखती है। उसके अलावा प्लांट मॉर्फोजेनेसिस जो है वो भी डिपेंड करती है सेल वॉल पर। अब प्लांट मॉर्फोजेनेसिस में अगर हम बात करें तो ये प्लांट की डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट की बात हो रही है और प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं कि प्लांट की शेप कौन सी है, प्लांट जो है वो सिंपल होगा जो है या फिर लीफ कंपाउंड होगा या उसका कलर कौन सा होगा, तो ये सब उसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं, ये सेल वॉल पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा जो है ये क्या काम करती है, इट रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट्स। वाटर रिलेशन जो होते हैं प्लांट के साथ, जो भी वाटर का रिलेशन होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये डिफियन बैरियर के तौर पर भी काम करता है। अब डिफियन बैरियर की अगर बात करें तो डिफियन बैरियर में क्या है कि ये किस चीज़ को प्लांट में दाखिल होने देना है और किस चीज़ को प्लांट से बाहर जाने देना है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि डिफियन बैरियर का भी काम करती है। एनिमल सेल, क्योंकि सेल्स तो अब एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं, प्लांट में भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। जबकि प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ हम कहते हैं कि सेल वॉल भी मौजूद होती है। ठीक है, आउटसाइड जो है उसके सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये सेल वॉल के फंक्शन है, यानी कि ये एक गेट कीपर काम करती है कि किसको अंदर दाखिल होने देना है, किसको बाहर जाने देना है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा अगर इसकी डिस्कवरी की भी बात कर ले तो इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, तो उसने सबसे पहले सेल को देखा था, एक हेक्सागोनल कंपार्टमेंट स्ट्रक्चर था जो इसने देखा था, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट की तरह का। तो इसलिए कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके अलावा प्लांट जो है, जो सेल वॉल है अगर प्लांट में बात करें तो ये फंजाई में भी मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होती है। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल हम कहते हैं कि ये एक ग्रोइंग सेल्स हैं। ठीक है, अभी जो सेल ग्रो कर रहा होता है तो उसमें जो सबसे पहले वॉल बनती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है, और ये हम कहते हैं ये रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड होती है। वो इसलिए अनस्पेशलाइज्ड होती है कि इसमें कुछ इतनी स्पेशलिटी नहीं होती जैसे ये सेकेंडरी वॉल में होती है, टर्शरी सेल वॉल में होती है, तो वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। उसके अलावा इनके मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर भी सिमिलर होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो तकरीबन स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल्स आल्सो शो वाइड वेरिएशन, वॉल्स ऑफ पेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा है। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ वेरिएशन भी शो करते हैं पेरेन्काइमा सेल्स में और कोलेनकाइमा सेल्स में। उसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स और पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स से ये मिलके बनी हुई होती है। तो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब पॉलीसेकेराइड मैट्रिक्स को मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स जो है ये तकरीबन जो है दो मेजर ग्रुप्स
पे मुश्तमिल होता है। तो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, एक तो सेलुलोज है, दूसरा हेमी सेलुलोज। उसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं जिसको हम पैक्टिन बोल रहे हैं। पैक्टिन यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और फ्रैक्शंस ऑफ सैचुरेटेड प्रोटीन्स, तो सैचुरेटेड प्रोटीन्स वही बात हो गई कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद है, लेकिन मेन जो 2 ग्रुप्स हैं वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होती हैं। लेकिन अगर इसकी टाइप ऑफ पॉलीमर इन मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड में वेरी अकॉर्डिंग टू, अगर इस पॉलीसेकेराइड की हम देखें कि ये वेरी किस तरह करता है, ये सेल की टाइप और प्लांट के स्पीशीज़ के हिसाब से जो है ये चेंज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है। तो अभी हमने जो है प्राइमरी सेल वॉल को थोड़ा सा डिस्कस किया है, सेल वॉल की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है, सेलुलोज की सिंथेसिस को डिस्कस किया है। उसके अलावा माइक्रोफिब्रिल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उसको हमने डिस्कस किया है। उसके आगे प्राइमरी सेल वॉल को हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में